Namaste everyone. Today we are going to discuss Pattern Examination 2022 Paper 1. I am going to discuss each question with relevant sections and rules. सबसे पहले आइए देख लेते हैं क्या है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया, मतलब कौन लोग पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। पहला है यू मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है आपका एज 21 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड है कि आपका एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, लाइक बैचलर डिग्री ऑफ साइंस, बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ये अगर 3 क्राइटेरिया है तो आप पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DIPP टाइम टू टाइम पेटेंट एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन निकालते रहती है। पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम होते रहते हैं, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आपको एक बार तो इस एग्ज़ाम को देना बनता है। 2 पेपर्स होते हैं, एक वाइवा वॉइस, पेपर 1 एंड पेपर 2। इस एग्ज़ाम के 2 पेपर होते हैं रिटन पेपर। जो फर्स्ट पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स। जो पेपर 2 है उसका ड्यूरेशन होते हैं 3 आवर्स और उसमें आपको लिखने होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और जो पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई करते हैं जो कैंडिडेट, उनको बुलाया जाता है वाइवा वॉइस के लिए। आइए यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पेपर 1। तो पेपर 1 में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आइए देख लेते हैं। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 10 मार्क्स, पार्ट सी 30 मार्क्स। तो इस पेपर को ही डिवाइड किया गया है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेंगे आपको। क्वेश्चन 3 में देखिए, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में कैंडिडेट शुड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग। क्योंकि आप एक बार अगर OMR सीट इसमें मिलता है, आपको क्वेश्चंस रहेंगे और आंसर आपको OMR सीट में करने पड़ते हैं। आइए एक बार OMR सीट देख लेते हैं कैसे होते हैं OMR सीट यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा होता है OMR सीट, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2022 OMR सीट। यहाँ पे सबसे पहले होगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा। फिर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर मिला है वो रोल नंबर लिखना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेंट ID एक होता है, वो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सेट कोड, आपके पास जब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो वो कोड एक मेंशन होगा वहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक ही रहेंगे पर वो जो सीरियल वाइज होता है उसको चेंज किया जाता है। जैसे 1 से 20 तक A के पास है तो B के पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 40 तक होंगे। तो ऐसे ये पैटर्न को चेंज किया जाता है ताकि कोई इलीगल मीन्स व अनफेयर मीन्स से एग्ज़ाम पास ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे होगा कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। कैंडिडेट सिग्नेचर एंड डेट, तो सिग्नेचर के बाद नीचे डेट आपको देना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस कुछ है, जैसे ब्लू व ब्लैक बॉल पेन से ही आपको इसको मार्क करना है। इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एप्लीकेंट ID इन द अप्रोप्रिएट बॉक्स। चलिए मैं बॉक्स ही दिखा देता हूँ, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये एक्चुअली है कार्बन कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो आपको सबमिट कर देना पड़ेगा, पर कार्बन कॉपी आपके पास मिलेगा ताकि आप बाद में देख पाएँ कि आप कितने राइट और रॉन्ग किए हैं आंसर्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इंस्ट्रक्शंस के बचे हुए पार्ट देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 says that no clarification will be provided during the course of the examination on any technical legal matters. Means no one is going to explain you about the legal or the technical matter mentioned in the question paper. मतलब कुछ सहायता नहीं मिलेगा, खुद से आपको पढ़ना है, खुद से आपको आंसर करना है। There is no negative marking, जो कि अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपका आंसर गलत भी होने से आपको नेगेटिव मार्किंग का कोई भी डर नहीं है इसमें। और जो इंस्ट्रक्शन 6 है वो कहता है एक्ट और रूल्स के बारे में अगर लिखा जाएगा, दैट मीन्स
द पेटेंट एक्ट 1970 और रूल्स अगर होगा द पेटेंट रूल्स 2003। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में क्या दिया है? पार्ट ए कंप्राइजेज ऑफ 60 मार्क्स एंड कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 1 ऑप्शन करेक्ट ऑफ द 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब ये है कि 60 मार्क्स के लिए है पार्ट ए और 60 मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन हैं? 30 क्वेश्चन हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स ईच एंड देयर इज़ 1 ऑप्शन करेक्ट। Means out of 4 you have to tick only 1. You have to encircle in the OMR sheet only 1 option, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पार्ट ए में लिखा गया है। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? Neelink is a global e-commerce major with operations in multiple countries. Nile has filed a patent application in Korea on 1/6/2020. Subsequently, Nile filed a patent application for the same invention in Canada on 1/5/2021, claiming priority of the Korean application. Finally, Nile filed a convention application in India on 1/11/2021, claiming priority of the Canadian application. The Korean application was published on 2/12/2021. Which of the following statement is true? This question is from section 137, that is multiple priority. When you will start learning about the convention country in section 135, you will get section 137 about the multiple priority. So यहाँ पे priority कहाँ से लेना है? तो ये है, इसका आंसर है C. Nile is not entitled to claim the priority of the Canadian application. The claims of the Indian application are not anticipated by publication of Korean application. One of the important point to note in this question is that if someone has to file a convention application, he has to file within a period of 12 months. Now Nile is not entitled to claim the priority of the Canadian application because much before the Canadian application, they have filed a Korean application in 1/6/2020. Second part is that the claim of the Indian application are not anticipated by the publication of the Korean application. Therefore, they have made an application before the publication, so the claims of the Indian application are not anticipated by the publication of Korean application. Kindly see section 11 as well as section 137 of the Indian Patent Act 1970. तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सेक्शन 11 प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स ऑफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रायोरिटी डेट कब से लिया जाता है? तो इफ़ द मैटर डिस्क्लोज इन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देन प्रायोरिटी डेट विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कोई भी मैटर अगर डिस्क्लोज है प्रोविजनल एप्लीकेशन में तो डेट ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अगर मैटर डिस्क्लोज है इन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देन प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम विल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सिंपली मतलब क्या है कि मैटर वाज फर्स्ट कब डिस्क्लोज किया गया था वहाँ से प्रायोरिटी डेट होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रायोरिटी डेट है, इफ़ देयर इज़ 2 और मोर प्रायोरिटी डेट देन द अर्लियर ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दोज क्लेम, सबसे पहले जो फाइल हुआ है वहाँ से होगा। यही सिंपली सेक्शन 11 में है। और सेक्शन 137 मल्टीपल प्रायोरिटी, इसमें कहा गया है इफ़ 2 और मोर एप्लीकेशन इज़ फाइल इन 2 और मोर कन्वेंशन कंट्री देन द प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम विल बी द मैटर वाज फर्स्ट डिस्क्लोज। मैटर जब सबसे पहली बार डिस्क्लोज हुआ गया था तो वहाँ से प्रायोरिटी डेट लिया जाएगा। और मैटर डिस्क्लोज का मतलब ये होता है कि इन सपोर्ट ऑफ सच डिस्क्लोजर यू हैव सबमिटेड सम डॉक्यूमेंट टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए में है नाइल इज़ एंटाइटल टू क्लेम द प्रायोरिटी ऑफ द कैनेडियन एप्लीकेशन। कैनेडियन एप्लीकेशन का प्रायोरिटी ले ही नहीं सकते, आपको पता है, तो ये गलत है। बी में क्या है? नाइल इज़ एंटाइटल टू क्लेम द प्रायोरिटी डेट ऑफ कैनेडियन एप्लीकेशन, इसमें भी ये है, पहला पार्ट ही गलत है। थर्ड में है नाइल इज़ नॉट एंटाइटल टू क्लेम द प्रायोरिटी डेट ऑफ कैनेडियन एप्लीकेशन, तो ये सही है। डी में क्या है? नाइल इज़ नॉट एंटाइटल टू क्लेम द प्रायोरिटी डेट ऑफ कैनेडियन, तो ये सही है। फर्स्ट पार्ट सी और डी का सही है। अभी सी में क्या है? द क्लेम्स ऑफ द इंडियन एप्लीकेशन आर नॉट एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन ऑफ कोरियन एप्लीकेशन, इसमें कहा जाता है कि एंटिसिपेट नहीं किया गया है। और सेकंड में क्या है कि एंटिसिपेटेड किया जाएगा बाय द पब्लिकेशन ऑफ कोरियन एप्लीकेशन। कोरियन एप्लीकेशन का पब्लिकेशन कब हुआ है?
2/12/2021 और इंडिया में एप्लीकेशन का फाइल हुआ है 1/11/2021। मतलब पब्लिकेशन से पहले ही एप्लीकेशन फाइल हो गया है। अगर कोई भी चीज़ पब्लिकेशन से पहले ही फाइल होता है तो उसको एंटिसिपेशन नहीं किया जाता है। If you want to know more about the anticipation, then you have to read section 29, section 30, 31 and 32. Anticipation by publication, anticipation by previous communication, anticipation by public display and anticipation by public working. अगर इन सारे सेक्शंस को आप गो थ्रू करते हैं, सेक्शन 29, 30, 31, 32, एंटिसिपेशन के बारे में पता चल जाएगा आपको कब एंटिसिपेशन होगा, कब एंटिसिपेशन नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि इसको एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले फाइल हुआ है, उसके बाद कहीं और पब्लिकेशन हुआ है। अगर पहले ही पब्लिकेशन होता तब इसको एंटिसिपेशन माना जाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है योर क्लाइंट IP Inc. wishes to file a PCT application claiming priority from an application that are going to file in India. If they wishes to utilize the time limits available under PCT to the fullest extent, how will you organize the following item related to his PCT application in the most likely chronological order? तो यहाँ पे PCT एप्लीकेशन के बारे में है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा? फाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन इन इंडिया, फाइलिंग ऑफ PCT इंटरनेशनल एप्लीकेशन, उसके बाद PCT इंटरनेशनल पब्लिकेशन, उसके बाद आएगा PCT नेशनल फेज एंट्री इन डेजिग्नेटेड कंट्री, और उसके बाद आएगा ग्रांट ऑफ पेटेंट इन डेजिग्नेटेड कंट्री। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, तो PCT फ्लो चार्ट है उसको समझना पड़ेगा। तो PCT रूट या टाइमलाइन ऐसे होता है। सबसे पहले होता है फाइल प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया, फाइल है प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। उसके 12 महीने के अंदर आपको क्या करना है? इंटरनेशनल एप्लीकेशन व PCT एप्लीकेशन फाइल करना होता है, क्योंकि टाइम मिलता है 12 मंथ्स फ्रॉम दी फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल एप्लीकेशन। उसके बाद 16 मंथ में क्या होगा? ट्रांसमिटल ऑफ ISR इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट प्लस ऑफ रिटन ओपिनियन मिलता है एट दी 16 मंथ। और 18 मंथ में होगा पब्लिकेशन ऑफ ISR माने इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट प्लस ऑफ रिटन ओपिनियन। और ये आप कहाँ देख सकते हैं? पेटेंट स्कोप पे जाके देख सकते हैं। 22 मंथ्स में क्या होगा? इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये ऑप्शनल है, मतलब अगर फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए या एग्जामिनेशन चाहिए तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं IPEA को कि हमें फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तब ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको IPEA देगा वो क्या होगा? ट्रांसमिटल ऑफ IPRP इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑन पेटेंटेबिलिटी मिल जाएगा एट दी 28 मंथ्स। और 31 मंथ, मतलब इंडिया में 31 मंथ है, 31 मंथ के अंदर ही आपको नेशनल फेज़ में एंट्री करना पड़ेगा। तो ये जो है ये इसको कहते हैं PCT टाइमलाइन। ये आप लोगों को मिल जाएगा IP इंडिया PCT आप मारेंगे कोई भी गूगल सर्च पे तो आपको एक PCT का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो इंडिया गवर्नमेंट फॉलो करती है। तो उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइमलाइन क्या है, डिफरेंट प्रोसीजर क्या है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अरेंज करना होता है हमें। ये क्वेश्चंस हल्का सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड का है इसमें कि सबसे पहले क्या करेंगे आप? फाइलिंग ऑफ प्रायोरिटी एप्लीकेशन इन इंडिया, उसके बाद फाइलिंग ऑफ PCT इंटरनेशनल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? PCT इंटरनेशनल पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कब होता है? 18 महीने में होता है। 18 मंथ्स में क्या होगा कि इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया। उसके बाद PCT नेशनल फेज़ में एंट्री करना पड़ेगा। टाइमलाइन क्या आता है? 30 to 31 मंथ्स। इंडिया में 31 मंथ्स PCT नेशनल फेज़ एंट्री इन डेजिग्नेटेड कंट्री। इंडिया में अगर कोई करना चाहता है तो 31 मंथ्स के अंदर ही उसको एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? ग्रांट ऑफ पेटेंट इन डेजिग्नेटेड कंट्री। पहले नेशनल फेज़ में जाओगे आप, उसके बाद वहाँ भी प्रोसीजर होगा, वहाँ पे भी एग्जामिनेशन होगा। इंटरनेशनल सर्च एग्जामिनेशन रिपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर कुछ फर्दर अलग अलग कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है वो सभी फुलफिल करने पड़ेगा। उसके बाद ग्रांट ऑफ पेटेंट होता है इन डेजिग्नेटेड कंट्री। तो इसको इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो बहुत सिंपल, पर एक्चुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि आपको
इसके लिए पीसीटी रूट या टाइमलाइन आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ प्री ग्रांट ऑपोजिशन अंडर सेक्शन 25(1)। अंडर सेक्शन 25(1) में कौन सा ग्राउंड नहीं है फॉर मेकिंग ए प्री ग्रांट ऑपोजिशन। तो सेक्शन 25 में 25(1) जो है वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए है और 25(2) जो है वो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के लिए है। तो 25(1) में एक्चुअली 11 ग्राउंड्स है, 11 ग्राउंड्स हैं। उस 11 ग्राउंड्स के अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर प्री ग्रांट ऑपोजिशन। तो इसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कौन सा एक ग्राउंड नहीं है, तो आंसर है सी। सी क्यों है? क्योंकि सी में दिया गया है दैट द क्लेम्स ऑफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज़ नॉट, जो इसमें सेक्शन मेंशन है 25 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, इसमें है दैट द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन। सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिस्क्राइब द इन्वेंशन, इसमें क्या है? इज़ नॉट क्लियर। इज़ नॉट क्लियर बोल के कुछ भी नहीं है ग्राउंड में क्लियर। आइए इसको और देख लेते हैं बाकी सब ऑप्शन। ऑप्शन ए में है दैट द एप्लीकेंट हैज़ फेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कंट्रोलर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 के रिलेटेड है। यहाँ पे आप 25(1)H में जब देखेंगे तो आपको सेक्शन 8 के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मतलब ये एक ग्राउंड है। बी में है दैट द सब्जेक्ट ऑफ एनी क्लेम ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज़ नॉट अ इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन नहीं है। ये जो है ये एफ में दिया गया है। एफ में है दैट द सब्जेक्ट ऑफ एनी क्लेम ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज़ नॉट एन इन्वेंशन विदिन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट और इज़ नॉट पेटेंटेबल अंडर दिस एक्ट। ये चीज़ है, तो ये ऑलरेडी मेंशन है। डी में क्या है दैट द इन्वेंशन सो फार एज क्लेम्ड इन एनी क्लेम ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इज़ एंटिसिपेटेड। तो एंटिसिपेशन रिलेटेड ग्राउंड है सेक्शन 25(1) बी, सी और डी। ये तीनों क्लॉज जो है, ये तीनों क्लॉज में आपको मिल जाएगा एंटिसिपेशन रिलेटेड चीज़ें। सो द आंसर इज सी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 25 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काइंडली गो थ्रू ईच एंड एवरी ग्राउंड दैट इज़ गिवन। 11 ग्राउंड्स आर देयर, तो सारे ग्राउंड आप ठीक से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट के तहत कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसका आंसर है सी। ए डिक्लेरेशन बाय द इन्वेंटर दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्पेसिफिकेशन इज़ ट्रू टू देयर नॉलेज। डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटर के बारे में बोला गया है। एक्चुअली सेक्शन 10 जो है स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि fully and particularly describe the invention, best method of performing the invention. It should be end with a claim or claims defining the scope of the invention. It should be accompanied by an abstract to provide technical information on the invention. तो ये सब चीज़ें हैं। Drawing is a part of a specification, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। But model or sample is not a part of specification. मॉडल या सैम्पल पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है, ड्राइंग पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। और अगर बायोलॉजिकल मटेरियल है आपका इन्वेंशन, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज द सोर्स एंड ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल इन द स्पेसिफिकेशन व्हेन यूजेस इन एन इन्वेंशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, द क्लेम और क्लेम्स ऑफ ए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड रिलेट टू अ सिंगल इन्वेंशन और टू ए ग्रुप ऑफ इन्वेंशन लिंक एज टू फॉर्म अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट। ये सिंगल इन्वेंशन का ही क्लेम होना चाहिए, या जितने भी ग्रुप है एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बनता हो। एंड शैल बी क्लियर एंड सक्सिंट एंड शैल बी फेयरली बेस्ड ऑन द मैटर डिस्क्लोज इन द स्पेसिफिकेशन। तो काइंडली गो थ्रू सेक्शन 10 विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे आपको बता दिए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एन एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ए लैप्स पेटेंट मे बी फाइल विद इन। लैप्स पेटेंट अगर है तो कितने महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा गया है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेटेंट सीज टू हैव एन इफेक्ट।
तो ये आंसर है ए, दैट इज़ 18 मंथ्स। आपको रेस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को कि रेस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट, लैप्स अगर हो जाता है तो उसको रेस्टोर करना होता है हमें। तो रेस्टोरेशन का टाइम पीरियड क्या है? ए मैक्सिमम ऑफ 18 मंथ्स। जो रेलिवेंट सेक्शन है रेस्टोरेशन ऑफ लैप्स पेटेंट का सेक्शन 60, 61 एंड 62, और उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो रूल्स है वो है रूल 84, 85 एंड 86। कोई भी अगर पेटेंट लैप्स हो जाता है तो विद इन 18 मंथ्स आपको एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ता है फॉर रेस्टोरेशन। ठीक है, इसमें दो ही आपका ग्राउंड है। एक जो लैप्स हो चुका है वो अनइंटेंशनल है, मतलब कोई भी इंटेंशनली नहीं हुआ है, अनइंटेंशनली हुआ है। और सेकंड जो है कि टाइम के ऊपर है, जो देयर इज़ नो अनड्यू डिले, अनइंटेंशनल एंड नो अनड्यू डिले, यही दो चीज़ ग्राउंड है जिसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और अगर ये कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ठीक है अनइंटेंशनल था जो लैप्स हुआ है और कोई भी अनड्यू डिले नहीं है, तो इसका पब्लिकेशन होगा। पब्लिकेशन के विद इन 2 मंथ्स अगर कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि ये फिर से रेस्टोर हो तो वो क्या करेंगे, वो नोटिस देंगे, नोटिस ऑफ अपोजिशन इन फॉर्म 14। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर नोटिफाई करेगा जो एप्लीकेंट है उनको, विद इन 2 मंथ्स में उनको रिप्लाई देना होता है कि हमारा एप्लीकेशन पब्लिश्ड या रिस्टोर होना चाहिए। उस नोटिस का रिप्लाई देंगे एप्लीकेंट। उसके बाद एविडेंस का स्टेज आता है, एविडेंस बाय द ओपोनेंट। उसके बाद कंट्रोलर जनरली अपॉइंट किया जाता है और हियरिंग में फाइनलाइज कर दिया जाता है। अगर रेस्टोर हो गया पेटेंट कि कंट्रोलर ने सेटिस्फाइड हो गया कि ठीक है, हियरिंग के बाद रेस्टोरेशन ऑफ पेटेंट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फ़ी, जितने भी रिन्यूअल फ़ी है वो देना पड़ेगा, प्लस ऑफ एडिशनल फ़ी भी होते हैं कुछ, तो वो एडिशनल फ़ी भी आपको देना पड़ेगा। और इसका एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और नो सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट। ये जिस टाइम में रेस्टोरेशन हो रहा था वहाँ पे उस टाइम पीरियड में कोई भी सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट फाइल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवोक ए पेटेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट? इसका आंसर डायरेक्ट है, दैट इज सी, सेक्शन 66। इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कोई भी पेटेंट को रिवोक कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगे कि इट इज़ मिस्चीवियस टू द स्टेट, मतलब नेशन के लिए ये मिस्चीवियस है ये इन्वेंशन, और जनरली प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए प्रेजुडिशियल है। अगर ये 2 पॉइंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको रिवोक करेगी। पेटेंटी को एक अपॉर्चुनिटी देगी टू बी हर्ड, मेकिंग डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट इन द ऑफिशियल गेजेट, माने ये चीज़ ऑफिशियल गेजेट में होगा, एंड देयर अपॉन द पेटेंट शैल बी डीम्ड टू बी रिवोक्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेटेंट ऑफिस इज एस्टैब्लिश अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे जिनको पता होगा वो एक बार में ही बता देंगे। सेक्शन 74, सेक्शन 74 में क्या है, पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी कि कौन सा पेटेंट ऑफिस होगा। द हेड ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस शैल बी एट सच प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, और उसके बाद ब्रांचेज ऑफिस भी वैसे ही बनेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि देयर शैल बी ए सील ऑफ द पेटेंट ऑफिस, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है सील के ऊपर कि ये कहाँ लिखा है कि देयर शैल बी ए सील ऑफ पेटेंट ऑफिस का एक सील होना चाहिए, तो इसका भी आंसर होगा 74 में भी इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस? कंपलसरी लाइसेंस के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं? एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, जिस दिन पेटेंट ग्रांट हुआ है उससे 3 साल के बाद ही आप कंपलसरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड में मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। कितने ग्राउंड है? ग्राउंड सिर्फ 3 हैं, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ अगर आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं कि 3 ग्राउंड होते हैं कंपलसरी लाइसेंस के लिए। पहला, that the reasonable requirement of the public with respect to the patented invention has not been satisfied, जो reasonable requirement है पब्लिक का वो satisfied नहीं है। Second, that the patented invention is not available to the public at a reasonable affordable price, affordable price में नहीं मिल रहा है तो price is very high, तो ये ग्राउंड है प्राइस को लेके, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे प्राइस बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है फॉर कंपलसरी लाइसेंस। और
थर्ड जो है दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज़ नॉट वर्क इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी इन्वेंशन पेटेंट ग्रांट किया जाता है ताकि वो इंडिया में वो चीज़ बन पाए। अगर इंडिया में ही नहीं बन रहा है तो इसको कंपलसरी लाइसेंस दे के उनको दिया जाए जो वर्क करेंगे इंडियन टेरिटरी में। और पहला जो है रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 84 के क्लॉज 7 में। रीजनेबल रिक्वायरमेंट किसको कहा जाता है? एडिक्वेट एक्सटेंट में जिसको नहीं बनाया जाता है, जो नहीं मिल रहा है कोई भी चीज़, प्रेजुडिशियल है, कंडीशन कुछ इम्पोज किया गया है, जैसे रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस होते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक, कोर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग, तो ये सब रीजनेबल रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। आप लोग इन डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, सेक्शन 84 में है सारा कुछ चीज़। तो इसका आंसर है बी, द पेटेंटी इज़ ए कंपनी व्हिच हैज़ गन बैंकक्रप्ट। इससे कोई मतलब नहीं सेक्शन 84 का। तो ये क्वेश्चन जो है इज़ नॉट अ ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मिनिमम फी टू बी पेड फॉर एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ऑन मार्च 2022। ये एक्चुअली अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। रिसेंटली 2021 में एक अमेंडमेंट आया था जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने भी है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड व गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितने भी इंस्टीट्यूट है, उनको क्या किया गया है, जो पहले फ़ी था उस फ़ी को रिड्यूस करके जो इंडिविजुअल का फ़ी है वहाँ पे लाया गया है। तो इसका आंसर बी है। बेयर एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, ये आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, या आप आईपी इंडिया के वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। पब्लिकेशन हाउस है जो बेयर एक्ट पब्लिश करती है, आपको कोई भी लॉ सेंटर या लॉ के कॉलेज होंगे वहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएंगे। आप बेयर एक्ट बोलिएगा। बेयर एक्ट इसलिए बेयर बोला जाता है क्योंकि उसमें कोई भी जजमेंट, कोई भी कमेंट्रीज़ नहीं होता है। वो एक जैसे पार्लियामेंट से पास हुआ है वैसा ही फॉर्म में रहता है, इसीलिए उसको बेयर एक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पार्थी इज़ एन इन्वेंटर फॉर एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल्ड बाय ए यूनिवर्सिटी। If her name has to appear in the patent certificate, a request has to be made in। इसका आंसर है सी, फॉर्म 8। फॉर्म 8 आप सेकेंड शेड्यूल में देख सकते हैं। और एक्चुअली आपको इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म्स है वो याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी जैसे अपीयर होते हैं लोग, तो उनको जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 11। हियर इट सेज Lakshmi Priya wishes to file a patent application in India, but she came to know some of the inventions are not patentable in accordance with Indian Patent Act. Could you please help her to match list 1 and the list 2 and select correct code? So this question is directly from section 3, invention which are not patentable. So here we have to match विथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। 3L में क्या है? 3L में लिखा है ए लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन व्हाटसोएवर इंक्लूडिंग सिनेमेटोग्राफिक वर्क्स एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिया है, टेलीविज़न प्रोडक्शन। और यहाँ पे अगर सिनेमा होता या ड्रामेटिक होता, म्यूजिकल होता, तो ये सब पेटेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अलग लॉ में कवर अप होता है जिसको हम कहते हैं कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट में ऑलरेडी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है, इसलिए इनका पेटेंट नहीं होता है। और ये एक्सक्लूसिवली मना भी किया गया है कि ये सब चीज़ों में पेटेंट नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। अब आइए देखते हैं सेक्शन 3M में क्या है। 3M में है ए मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स। मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और ए मेयर स्कीम और रूल, ये सब क्या है? ये सब पेटेंटेबल नहीं है। ये एक्सक्लूसिवली दिया गया है सेक्शन 3M में। नेक्स्ट है सेक्शन 3N। N इज़ ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ए प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट पेटेंटेबल। ये दिया गया है सेक्शन 3N में। 3O, सेक्शन 3O में है
टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी पेटेंटेबल नहीं है क्योंकि इसके लिए एक अलग सा लॉ है जिसको कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। तो ये इस एक्ट में कवर अप होगा, इसलिए इसको भी पेटेंट नहीं मिलेगा। सो जो करेक्ट कोड है वो है कोड ए, तो 11 का आंसर है ए। Next question is question number 12. The time limit under Rule 132 within which an application for setting aside an ex parte order passed by the controller shall be dash from the date of communication of the order. मतलब ये सिंपली पूछ रहा है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया कंट्रोलर ने तो उसको सेट असाइड करने के लिए कितना महीने का टाइम मिलता है। एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब कोई भी सिविल केसेस होते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल में हो या कोर्ट केस में हो, उसमें दो पार्टी रहते हैं। तो कोर्ट क्या करता है कि एक पार्टी जब अप्रोच करती है कोर्ट को तो दूसरे पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि आप आइए, प्रेजेंस आपका दीजिए, आप क्या है कहना चाहते हैं। अगर वो रिपीटेड नोटिस के बाद भी नहीं आते हैं तो जज के पास, कंट्रोलर के पास ऐसे कुछ पावर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पार्टी को बिना सुने हुए ही ऑर्डर पास किया जाता है। इसको कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। जब भी एक्स पार्टी ऑर्डर पास होता है तो एक टाइम पीरियड होता है विद इन विच यू कैन सेट असाइड द ऑर्डर, मतलब वो उस ऑर्डर को वेकेट करना होता है, मतलब उस ऑर्डर को हटा देना होता है। तो वो टाइम क्या है? वो टाइम है 1 मंथ। और ये कहाँ दिया गया है? इसके लिए देखना पड़ेगा रूल 130 क्लॉज 2 में ये दिया गया है स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ चलते हैं। 13 में है एंटोनी ऑन्स ए स्मॉल वर्कशॉप इन मैंगलोर। He has invented a new coconut grater. He has filed a provisional specification on 1/6/2021. As the time limit for filing complete specification is only a fortnight away, Anthony realizes that he needs 4 more months to complete his invention and file a complete specification. Which of the following is appropriate as per the statute advice to Anthony? एक सिंपल चीज़ है इसमें, अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल होता है तो विद इन 12 मंथ वी हैव टू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अगर इन केस 12 मंथ्स में फाइल नहीं होता है तो क्या होगा, चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या कोई प्रोविज़न है इसमें? तो जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और 4 मंथ्स चाहिए, तो यहाँ पे जी हाँ प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 17। यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर है डी। एंटोनी कैन फाइल ए रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट डेटिंग द करेंट एप्लीकेशन बाय 4 मंथ इमीडिएटली एंड फाइल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद इन 4 मंथ। तो यहाँ पे पोस्ट डेटिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा आपको अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 में है पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक ऑर्डर्स रेस्पेक्टिंग डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन। इसमें एक प्रोवाइजो है दैट नो एप्लीकेशन शैल बी पोस्ट डेटेड अंडर दिस सेक्शन टू ए डेट लेटर देन 6 मंथ। मतलब मैक्सिमम जो पावर है वो है 6 मंथ का। 6 मंथ तक क्या होता है कि कंट्रोलर के पास पावर है कि वो पोस्ट डेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में कितने हैं? 4 मंथ। तो ये चीज़ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। अगर 7 मंथ रहता तब तो नहीं होता, आपको नहीं मिल पाता ये टाइम पीरियड। पर यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ दिया गया है प्रोविज़न में, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। COVID-Med Limited wants to manufacture an anti-malarial drug in India solely for exporting to island nation. COVID-Med एक कंपनी है जो कि एंटी-मलेरियल ड्रग बनाना चाहती है फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। Acacia, a Swedish MNC, hold the patent for the drug in India. Which of the following is not a requirement to be made by the COVID-Med for obtaining a compulsory license for the export of the drug to the island nation? जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम सेक्शन 92A से आया है। सेक्शन 92A कहता है कंपलसरी लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लिए कंपलसरी लाइसेंस के बारे में यहाँ बताया गया है। कंपलसरी लाइसेंस शैल बी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू एनी कंट्री हैविंग इनसफिशिएंट और नो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर द कंसर्न प्रोडक्ट टू एड्रेस द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। वहाँ के पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए
दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कंपल्सरी लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड बाय सच कंट्री और सच कंट्री हैज़ बाय नोटिफिकेशन और अदरवाइज अलाउड इंपोर्टेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर उस कंट्री ने नोटिफाई किया है कि हमें चाहिए, अगर ये चीज़ है तो उनको दिया जाएगा फ्रॉम इंडिया, इंडिया से भेज दिया जाएगा। द कंट्रोलर सेल ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर ग्रांट ए कंपल्सरी लाइसेंस सोनली फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंसर्न फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू सच कंट्री अंडर सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड एंड पब्लिश बाई हिम। तो यहाँ पे कंट्रोलर के पास पूरा पावर है कि ऐसे सिचुएशन में कंट्रोलर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी और आपको जो भी ड्रग चाहिए वो एक्सपोर्ट करने के लिए परमिशन देगी। तो यहाँ पे जो नॉट एन रिक्वायरमेंट टू बी मेट वो है जो कंपनी को कंपलसरी लाइसेंस नहीं लेना है अंडर सेक्शन 84। यहाँ पे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, यहाँ पे पेटेंट ऑफिस डायरेक्ट एप्लीकेशन एंटरटेन करेगी और देखिए ये कहाँ से नोटिफिकेशन है, किस कंट्री से है, और इसीलिए जो ये रिक्वायरमेंट है द कोविड-मेड हैज़ ऑब्टेन ए कंपल्सरी लाइसेंस इन इंडिया अंडर सेक्शन 84, ये नहीं भी लेंगे तब भी आपको टू प्रोड्यूस एंड टू एक्सपोर्ट सच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अलाउड किया जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड की वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं फ्यूचर में भी। So next question is question 15. A Danish citizen who is residing in India wishes to file first application at Denmark. Whether he has to take permission from Patent Office India before filing in Denmark. This question is directly from section 39. Section 39, resident not to apply for patent outside India without prior permission. यहाँ पे है अगर कोई एप्लीकेशन इंडिया में फ़ाइल नहीं करना चाहता, वो डायरेक्टली फ़ाइल करने चाहते हैं बाहर, तो परमिशन लेना पड़ेगा इन फॉर्म 25। एप्लीकेशन इंडिया में फ़ाइल है और 6 वीक्स टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ है, तब भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू फाइल अनदर एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया विद इन ए पीरियड ऑफ 6 वीक्स। अगर कोई डायरेक्शन है अंडर सेक्शन 35 या ऐसा कोई इन्वेंशन है जिस इज़ रिलेटेड टू डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी, तो आपको कॉन्सेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये रिक्वेस्ट जो फाइल होता है वो होता है फॉर्म 25 में। सेक्शन 39 में लिखा गया है, नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेल एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए रिटन परमिट sought in the manner prescribed and granted by or on behalf of the controller make or cause to be made an application outside India for the grant of patent for an invention unless। So ये पहले ही लिखा गया है, ये डेनिश सिटीजन है या कहीं और का सिटीजन है, इफ़ anyone residing in India they have to take the permission first। अगर आप यहाँ पे रिसाइड्स करते हो तो परमिशन लेना पड़ेगा इफ़ एप्लीकेशन इज़ मेड आउटसाइड इंडिया विदाउट मेकिंग एन एप्लीकेशन इन इंडिया। अगर इंडिया में एप्लीकेशन फ़ाइल है और 6 वीक्स पीरियड लैप्स नहीं हुआ है तभी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये बहुत ही क्लियर कट है प्रोविज़न यहाँ पे। सो 15 का आंसर है, आंसर इज ए, ही हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम पेटेंट ऑफिस इंडिया बिफोर फाइलिंग इन डेनमार्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू पोस्ट ग्रांट अपोजिशन इन द मोस्ट लाइकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें जो आंसर है सी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले ये क्या है, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन मतलब क्या, पहले ग्रांट होना पड़ेगा पेटेंट, फिर तो पोस्ट ग्रांट होगा। तो ग्रांट होगा तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, सबसे आएगा 4 ग्रांट ऑफ पेटेंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, फाइलिंग ऑफ पोस्ट ग्रांट अपोजिशन। उसके बाद कोई थर्ड पार्टी इसको अपोज करेगा, ठीक है। उसके बाद होगा आपका अपोजिशन बोर्ड फॉर्मेशन। जैसे ही अपोजिशन का नोटिस आता है कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर क्या करता है कि एक अपोजिशन बोर्ड फॉर्मेशन करता है। 25(2) में ये क्लियर कट प्रोविजन है, ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस ऑफ अपोजिशन द कंट्रोलर शेल बाय ऑर्डर इन राइटिंग कॉन्स्टिट्यूट ए बोर्ड टू बी नोन एज द अपोजिशन बोर्ड। तो अपोजिशन बोर्ड का फॉर्मेशन कंट्रोलर कर देता है। उसके बाद क्या होगा, रिकमेंडेशन ऑफ द अपोजिशन बोर्ड कंसिडर करेगी कंट्रोलर, और उसके बाद कंट्रोलर शेल ऑर्डर ईदर टू मेंटेन और टू अमेंड और टू रिवोक। 3 ही ऑप्शन है, या तो मेंटेन होगा वो चीज़,
जैसे ग्रांट हुआ है तो ग्रांट वैसे ही होगा, या तो कंट्रोलर के पास पावर है टू मेक अमेंडमेंट, अगर जो भी पेटेंट ग्रांट हुआ है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर से ग्रांट करने का, और टू रिवोक द पेटेंट, या तो पेटेंट को ही रिवोक कर देने के लिए। सो आंसर इज 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है मिस्टर डाइवम would like to know times limit generally available to meet requirement in accordance with the patent law. Match list 1 and list 2 and select the correct answer. ये टाइम लिमिट के ऊपर है तो इसमें ढेर सारा प्रोविज़न आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स है। जैसे इसमें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन है, तो रिक्वेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आपको कैसे पता चलेगा? जब आप फ्लो चार्ट पढ़ोगे पेटेंट का तो उसमें रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन का टाइम है। टाइम क्या है? विदिन 48 मंथ्स आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है फॉर एग्जामिनेशन। तो पीसीटी नेशनल फेज एंट्री टू इंडिया, पीसीटी का नेशनल फेज एंट्री का टाइम क्या है इंडिया में? इंडिया में है 31 मंथ्स। अदर कंट्री में 30 या 31 मंथ्स होगा, वहाँ के कंट्री डिसाइड करेंगे, पर इंडिया के लिए 31 मंथ्स है। रिप्लाई टू द फास्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब क्यों? रिप्लाई टू द फास्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गया है तो हमें रिप्लाई करना होता है या कंप्लाई करना होता है, जो भी ऑब्जेक्शन अगर हो तो उसका टाइम लिमिट क्या है? उसका टाइम लिमिट है 3 मंथ्स, और विथ एक्सटेंशन कितना है? एक्सटेंशन 3 मंथ्स का मिलता है, तो 3 + 6 + 3 9, टोटल 9 मंथ्स मिलेंगे आपको इसमें। और ये कहाँ है प्रोविज़न दिया गया है? सेक्शन 21 में। इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में जो इंफॉर्मेशन या अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना है उसका टाइम लिमिट क्या है? उसका टाइम लिमिट है 6 मंथ। तो इसमें जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मिनिमम एज लिमिट फॉर ए पर्सन टू बी मेंशन एज इन्वेंटर इन ए पेटेंट एप्लीकेशन शैल बी। मिनिमम एज कितना होना चाहिए इन्वेंटर के लिए? क्या अगर कोई माइनर है 17-18 ईयर्स का, तो वो अगर कुछ इन्वेंशन क्रिएट करता है तो क्या वो एज ए इन्वेंटर अपना एप्लीकेशन दे सकता है कि नहीं इंडिया में? मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट, किसी को अगर अप्लाई करना है कि नहीं मैं हूँ इन्वेंटर, तो फॉर्म 8 है, रेलिवेंट फॉर्म 8, 28 से 8 याद रख सकते हैं आप। अगर सेक्शन 28 के बारे में होगा तो इसका फॉर्म 8 ही होगा, उस तरफ से भी याद रख सकते हैं इसको। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जे द मेंशन ऑफ एनी पर्सन एज इन्वेंटर अंडर दिस सेक्शन shall not confer or derogate from any rights under the patent. पेटेंट का कोई भी राइट हैम्पर नहीं होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। कंट्रोलर हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। कंट्रोलर एक्ट करता है एज ए सिविल कोर्ट, तो सिविल जजेस के पास जो पावर होते हैं वो सेम पावर होते हैं कंट्रोलर के पास। तो वो पावर क्या है एक्चुअली? ये पावर बताया गया है सेक्शन 77 में। थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। सेक्शन 77, कंट्रोलर टू हैव सर्टेन पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। पावर क्या क्या है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, receiving evidence on affidavits, issuing commission for the examination of witness or documents, awarding cost, reviewing his own decision on application made within the prescribed time and in the prescribed manner, setting aside an order passed ex parte on application made within the prescribed time and in the prescribed manner, any other matter which may be prescribed। तो ये सारे जितने हैं ये सारे हैं पावर ऑफ द कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 19 का ए नहीं होगा, इशू एन ऑर्डर टू अरेस्ट ए पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखती है और हाई कोर्ट देखती है, तो कंट्रोलर के पास ये पावर नहीं है। ऑर्डर ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू द डिफ़ॉल्टर, ये भी पावर नहीं है, ये पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पास है और हाई कोर्ट के पास है। नॉन ऑफ दी अबोव नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर सी होगा, एग्जामिनिंग ए पर्सन ऑन ओथ एंड टेक एविडेंस ऑन ओथ, क्योंकि ये है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ये पावर सबसे पहले ही दिया गया है इन सेक्शन 77। सो द आंसर इज सी।
Next question is question 20. Which of the following time limits can be extended by the controller on a petition filed under Rule 138? U/R का मतलब होता है अंडर रूल 138. 138 में कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? आंसर इज डी, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग प्रूफ ऑफ राइट. रूल 138 में कुछ प्रोविजंस है, कुछ प्रोविजंस में पावर है कंट्रोलर को. क्या पावर है? टू एक्सटेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, मतलब 1 महीना तक उस चीज़ों को एक्सटेंड किया जा सकता है. तो यहाँ जो आंसर है डी, टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग प्रूफ ऑफ राइट. अगर प्रूफ ऑफ राइट आप विद इन टाइम नहीं दे सकते हैं तो 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू द कंट्रोलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ सच टाइम. बाकी सब में टाइम एक्सटेंशन नहीं है. पहला है ए में टाइम लिमिट फॉर पुटिंग द एप्लीकेशन इन ऑर्डर फॉर ग्रांट. ये सेक्शन 21 है. इसमें 6 मंथ का टाइम मिलता है और एक्सटेंडेड टाइम है 3 मंथ्स का. 6 + 3 9 मंथ्स का होता है. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन 48 मंथ्स. 48 मंथ्स, विद इन 48 मंथ्स आपको रिक्वेस्ट फाइल करना पड़ेगा फॉर एग्जामिनेशन. नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो पेटेंट लैप्स हो जाएगा. टाइम लिमिट फॉर पेइंग नेशनल फेज एप्लीकेशन इन इंडिया. नेशनल फेज के लिए कितना है इंडिया में? 31 मंथ्स. 31 मंथ्स अगर लैप्स हो गया उसके बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. तो एक्सटेंड क्या होगा? सिर्फ प्रूफ ऑफ जो राइट है उसको आप विद इन टाइम अगर सबमिट नहीं किए हैं तो उसमें 1 महीने का एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 21. रहमानी, an IPR student, wishes to know the important case laws on various provisions related to patent in India. Match list 1 and list 2 and select the correct code. यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक छोटा सा ब्रीफ देके. नोवर्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारा जो केस है वो है रिलेटेड टू सेक्शन 3D. वहाँ पे एक वर्ड है एफिकेसी. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. बहुत छोटा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा. इसमें एक्चुअली एक ड्रग था ग्लेविक, एंटी कैंसर ड्रग. ये एक्चुअली है बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ इमिटिनिब मेसाइलेट. तो इसका पेटेंट रिलेटेड केस था नोवर्टिस का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लाइन कर दिया फर्दर अपील करते करते. तो ये सारा डिटेल सबको मिल जाएगा. तो नोवर्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या केस है? इस केस रिलेटेड टू 3D. सेकेंड है बेयर्स कॉरपोरेशन वर्सेस नेटको फार्मा. ये एक्चुअली इंडिया का फर्स्ट कंपलसरी लाइसेंस केस है. बेयर कॉरपोरेशन का एक मेडिसिन था नेक्सेवर और नेटको फार्मा जेनरिक मेडिसिन बनाना चाहता था नेक्सेवर का. ये भी एंटी कैंसर ड्रग है. फिर इसको अलाउ किया गया था. बहुत सारा जो कंपलसरी लाइसेंस का 3 मेन ग्राउंड है वो तीनों फुलफ़िल हुआ था यहाँ पे और उसके बाद अलाउ किया गया था. नेक्स्ट जो केस है वो है बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी. इस केस में बजाज ऑटो ने कहा था कि आपका जो टीवीएस फ्लेम मोटरसाइकिल है उसमें CCVTI टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है. वो एक कॉपी है बजाज DTSI टेक्नोलॉजी का. ये क्लेम करने के बाद टीवीएस ने भी डिफेमेशन सूट फाइल किया था और फाइनली इसमें म्यूचुअली सेटल्ड हो गया ये केस. स्नेहालता गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इशू था डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट. डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट इसमें सिंगल जज ने कहा था डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ए पेटेंट इज़ द डेट ऑन विच द कंट्रोलर पासेस एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट ऑन द फाइल. उसके बाद बहुत सारा मल्टीपल लिटिगेशन स्टार्ट हुआ था इसमें. ऑफ क्वेश्चन 21 इज बी. Question 22. Assertion. Patent rights is a negative right. Reason. Patentee has exclusive right to prevent third parties who do not have his consent from using his invention. इसी रीज़न के वजह से इसको एक नेगेटिव राइट कहा जाता है. जैसे ही आपको पेटेंट मिलेगा आप दूसरे को रोकोगे अनलेस एंड अनटिल वो आपसे कंसेंट या परमिशन ना ले. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन 23. अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड to pre-grant opposition proceeding, section 25(1) under Patent Act in the most likely chronological order. ये एक्चुअली हमें बताना है कि कब होगा
प्री ग्रांट अपोजिशन। प्री ग्रांट अपोजिशन कब होता है, आपको पता कब चलेगा कि ऐसा कुछ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आएगा पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, आपको पता चल गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, फाइलिंग ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल होगा बाय वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पब्लिकेशन के बाद। एप्लीकेंट फाइलिंग रिप्लाई टू द प्री ग्रांट अपोजिशन, जो भी एप्लीकेंट है वो रिप्लाई देगा, जो भी अपोज करेंगे उनका पेटेंट तो उनको रिप्लाई देना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होगा, फाइनली एक हियरिंग होगा बिफोर द कंट्रोलर टू डिसाइड वेदर टू अलाउ और नॉट टू अलाउ दिस प्री ग्रांट अपोजिशन। सो द आंसर इज बी। Question 24. Mr. Akhil has already filed his patent application, but he is confused with the applicability of the forms provided. Could you please help him to match list 1 with list 2 and select correct code? तो इसमें लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। सेकंड शेड्यूल में आपको दिया गया है अबाउट द फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। कुछ फॉर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन जो है इसका रेलिवेंट फॉर्म है फॉर्म 9 और रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन है फॉर्म 18 है। अगर ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन होगा तो 18, 9 और 18 जस्ट आप डबल कर दीजिए। पब्लिकेशन हमेशा 9 में होगा और जो एग्जामिनेशन होता है वो 18 में होता है। फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन 18A इसको लाया गया फिर बाद में। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, अमेंडमेंट रिलेटेड जितने भी होते हैं ये फॉर्म 13 में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज इन द एप्लीकेंट फॉर पेटेंट, ये फॉर्म 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25. एप्लीकेंट डज नॉट हैव unconditional freedom to file a divisional application. A divisional application can be filed by applicant only when there is more than one invention in the specification. Answer is A. और इसको आप पढ़ सकते हैं from section 16. डिविजनल एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है। डिविजनल एप्लीकेशन तभी फाइल होगा जबकि एप्लीकेशन में ये लगे, या तो आपको लगे या तो कंट्रोलर को लगे कि द इन्वेंशन रिलेट्स टू मोर देन वन इन्वेंशन, मतलब एक से ज़्यादा इन्वेंशन है इसमें, तब डिविजनल एप्लीकेशन फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26. यू हैव फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, क्लेम वन ऑफ द स्पेसिफिकेशन डिसाइड फीचर्स A, B, C and D of the invention. Claim 2 is a dependent claim residing a feature E. Examination report cites document D1 for anticipation, lack of novelty, and has identified A, B and D in D1. Which of the following is most likely to be your response to the examination report? मतलब आपने एक एप्लीकेशन फाइल किया, उसमें आपने क्लेम 1 में क्या दिया है, A, B, C और D, 4 फीचर से क्लेम 1 में। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आया, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या हुआ, A, B और D को कहा गया कि ये लैक ऑफ नोवेल्टी है, एंटिसिपेशन मतलब पहले ही हो चुका है। तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ C। तो एक फीचर्स बचा हुआ है क्लेम 1 का, तो आपका ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो होगा D. रिटेन क्लेम 1 एज सच एंड पॉइंट आउट टू द कंट्रोलर दैट D1 डू नॉट डिस्क्लोज ऑल फीचर्स ऑफ क्लेम 1, मतलब क्लेम 1 का एक फीचर्स ऐसा भी है जो कि एंटिसिपेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27. पेटेंट शिल नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, आंसर इज 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 11A. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. ए US सिटीजन इज ए पेटेंटी इन इंडिया, हिज पेटेंट राइट्स आर वैलिड इन, अगर US सिटीजन है, यहाँ पे पेटेंट मिला हुआ है इंडिया में, तो इंडिया में ही उसका वैलिडिटी होगा। क्यों? क्योंकि पेटेंट क्या है, टेरिटोरियल राइट है। जिस टेरिटरी में आपको पेटेंट मिलेगा, जिस नेशन में आपको मिलेगा, उसी नेशन में आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. मीनाक्षी फाइल एन एप्लीकेशन accompanied with a provisional specification. She filed a complete specification within 6 months. Claim 1 is partially disclosed in provisional specification and partially disclosed in complete specification. The priority date of the claim shall be, तो प्रायोरिटी डेट क्या होगा, आंसर इज A, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, क्योंकि पार्शली वहाँ है, पार्शली यहाँ है,
तो ये पार्शली जहाँ पे कंप्लीट होगा वहाँ से डेट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निर्मला एन इंडियन साइंटिस्ट वर्किंग इन नासा फाइल्स एन इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन PCT with basic application in USA on 30 January 2010. She planned to file the national phase application in India. Which of the following is correct? बेसिक एप्लीकेशन कहता है किसको कहते हैं, पहले जान लेते हैं। बेसिक एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जो सबसे पहले फाइल होता है। एक इन्वेंशन का सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यूएस में फ़ाइल कर दिया, और यूएस में फ़ाइल करने के बाद वो चाहते हैं कि इंडिया में भी फ़ाइल हो। तो इंडिया में फ़ाइल करने का डेट क्या है नेशनल फेज एंट्री के लिए? 31 मंथ्स। तो ये कहाँ दिया है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पार्ट बी इज़ ऑफ 10 मार्क्स एंड कंसिस्ट ऑफ 10 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी क्या है? ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क। इसमें कुछ स्टेटमेंट है, हर क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर दोनों ही करेक्ट है तो आपका ऑप्शन होगा डी। अगर दोनों ही फॉल्स है तो आपका ऑप्शन होगा सी। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है तो आपका आंसर होगा ए, और फर्स्ट ही गलत है, सेकंड अगर ट्रू है तो आपका ऑप्शन होगा बी। आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू हैव टू टिक ओनली 1, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज़। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट भी दे दीजिए। जैसे फेवरेट कलर, अपना फूड, वो कमेंट भी लिखने से भी चलेगा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चीज़ों को एनालिसिस करता है यूट्यूब। सेम हमारा एग्ज़ाम जो है फर्स्ट पेपर, ये कंप्यूटर ही चेक करेगा, ना ही कोई इंसान चेक करेंगे। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन में जब आप एक ऑप्शन में टिक मार्क करेंगे, एक्चुअली ऐसे 4 गोले होते हैं, तो गोले में आपको उसको डार्क करना होता है। तो एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में डार्क करना होता है, ना ही वो सर्कल से बाहर जाएगा और पूरा ही सर्कल ब्लैक होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप गलती करोगे तो मे बी आपका आंसर राइट हो, पर अगर वो कंप्यूटर पढ़ नहीं पाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो बी केयरफुल वाइल आंसरिंग पेपर नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विथ ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 31, ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 11B कैन बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट और एनी इंटरेस्टेड पर्सन। ये चीज़ डायरेक्टली आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 11B जैसे ही पढ़ेंगे। या तो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए वो रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करेगा, या एनी इंटरेस्टेड पर्सन। इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है? वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो भी FER है इज इशूड टू द इंटरेस्टेड पर्सन हु हैज़ फाइल्ड द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जी नहीं, ये जो एप्लीकेंट है उन्हीं को भेजा जाएगा। तो आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन शैल बी फाइल इन फॉर्म 24 विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन। ये स्टेटमेंट फॉर्म ठीक है, 24 में ही अप्लाई होता है रिव्यू और सेटिंग साइट का, पर जो टाइम पीरियड है वो है 1 मंथ। ये कहाँ मिलेगा आपको? रूल 130 देख लीजिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ के लिए है। सेकेंड स्टेटमेंट, एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन शैल बी फाइल इन फॉर्म 23। फॉर्म 23 गलत है फॉर रिव्यू, क्योंकि रिव्यू के लिए ही फॉर्म 24 है। फॉर्म 23 है एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ नेम इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट एजेंट। वो पेटेंट एजेंट रिलेटेड है फॉर्म 22 और फॉर्म 23। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही गलत हो गया, विद इन 1 मंथ। ये टाइम पीरियड तो ठीक है पर फॉर्म गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 3 मंथ्स, वो एक्चुअली है 1 मंथ। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि फॉर्म 23 दिया गया है, ये एक्चुअली फॉर्म 24 होगा। तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। So answer is C. Question 33. You have filed an application on behalf of a SME client. The distinguishing feature of the invention is a hinge made of aluminum. Controller has cited a prior art for the anticipation which teaches all limitation of your claim 1 except that the hinge is thought to be made of any metals. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द क्लेम्स आर एंटिसिपेटेड इवन दो एल्यूमिनियम इज नॉट स्पेसिफिकली डिस्क्लोज इन द प्रायर आर्ट।
person skilled in the art rarely recognize aluminum as a metal. Even though aluminum is readily recognized as a metal by person skilled in the art, aluminum has not been specifically disclosed in prior art. So statement 2 is correct. So the answer will be B. Next question 34. Geeta and Sita are final year BTech student in College of Engineering, Bhavnagar. They have assigned their invention to ABC Inc. पहला स्टेटमेंट है गीता एंड सीता कैन साइन द declaration of invention in form 1 and ABC can furnish its a power of right. ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्रूफ ऑफ राइट के जो फॉर्म 1 है इसको माना जाता है प्रूफ ऑफ राइट वहाँ, क्योंकि एक पैराग्राफ होता है जहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर का होता है, तो ये स्टेटमेंट राइट है बिल्कुल. सेकंड में है गीता एंड सीता कैन साइन ए डीड ऑफ असाइनमेंट ट्रांसफरिंग देयर राइट्स टू अप्लाई फॉर पेटेंट टू एबीसी एंड एबीसी कैन फर्निश द असाइनमेंट डीड एज प्रूफ ऑफ राइट. असाइनमेंट डीड फॉर ट्रांसफरिंग द राइट इन लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो ये भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है. असाइनमेंट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है ऑफ प्रूफ ऑफ राइट. तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो आंसर विल बी डी. Next question 35. A patent agent can appear for a hearing before the controller in proceeding related to a patent application. ये बिल्कुल सही है. जब भी आप रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट हो जाते हैं कंट्रोलर के पास, आप कोई भी प्रोसीडिंग हो रिलेटेड टू पेटेंट आप जा सकते हैं, अपियर हो सकते हैं. और सेकेंड जो स्टेटमेंट है, एन एडवोकेट हु इज़ नॉट ए पेटेंट एजेंट कैन अपियर फॉर ए हियरिंग बिफोर द कंट्रोलर इन द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ए पेटेंट एप्लीकेशन. जी हाँ, ये मेंशन है, ये लिखा गया है, आपको इसको देखना पड़ेगा. सेक्शन 132 यहाँ पे एडवोकेट को परमिशन है कि दे कैन, इवन दो ही इज़ नॉट ए पेटेंट एजेंट, ही कैन अपियर फॉर ए हियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट. ठीक है, ये चीज़ मेंशन है, तो आंसर इज विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. रिन्यूअल फ़ी शैल नॉट बी पेड फॉर पेटेंट ऑफ एडिशन. पेटेंट ऑफ एडिशन में कोई भी रिन्यूअल फ़ी नहीं चाहिए. ये आप सेक्शन 55 क्लॉज 2 में देखिए, नो रिन्यूअल फ़ी शैल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन. ये मेंशनड है, मतलब क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सेकेंड में है रिन्यूअल फ़ी शैल नॉट बी पेड फॉर पेटेंट ग्रांटेड फॉर डिविजनल एप्लीकेशन. डिविजनल एप्लीकेशन के लिए रिन्यूअल फ़ी चाहिए या नहीं चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. पेटेंट एजेंट shall file all documents at patent office only by electronic transmission duly authenticated when acting on behalf of multinational companies. तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकेंड में क्या है, पेटेंट एजेंट में फाइल फिजिकल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट पेटेंट ऑफिस वाइल एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट हु आर नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन के लिए भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन फाइल करेंगे आपको 10% रिबेट मिलेगा. गवर्नमेंट व पेटेंट ऑफिस भी नहीं चाहती है कि आप वहाँ पे जाएं और जाके वहाँ पे फाइल करें. एवरीथिंग शुड बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें आपको रिबेट भी मिलता है, आपका फ़ायदा है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सो आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. गौतम हैज़ फाइल एन ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फॉर हिज इन्वेंशन. Later on, he came to know that he can file PCT international application within 12 months from the date of filing of the Indian application. Claiming Indian priority, he had filed a PCT application and he has also filed the national phase application in India. तो पहला जो स्टेटमेंट है, गौतम shall make the request for examination for both the application filed in India. तो ये पहले पार्ट भी रॉन्ग है, क्योंकि एक ही इन्वेंशन के लिए आपको 2 बार एग्जामिनेशन फ़ी नहीं पे करना है या रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं करना है. गौतम शैल मेक द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ओनली फॉर वन ऑफ द एप्लीकेशन फाइल इन इंडिया. जी हाँ, एक एप्लीकेशन अगर फाइल होता है तब, पहले ऑर्डिनरी एप्लीकेशन था, नेक्स्ट टाइम थ्रू PCT रूट उन्होंने अप्लाई किया है, तो एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही में करना काफ़ी है. तो हियर आंसर विल बी बी. Next question 39. A company, Covicare Pharma, want to change its dates of service and also wants to make voluntary technical amendment in the specification of the same application. The above 2 statutory action shall be completed by number 1 filing 2 forms. 13 के 2 फॉर्म वो फिलअप करेंगे. एक फिलअप करेंगे फॉर एड्रेस
एड्रेस फॉर चेंज इन द एड्रेस और सेकेंड फॉर द अमेंडमेंट। सेकेंड में है तो ये पहला वाला स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड में है फाइलिंग 1 फॉर्म 13 एंड 1 फॉर्म 6। एक्चुअली फॉर्म 6 डिफरेंट के लिए है, एप्लीकेंट के लिए होता है ये, और अमेंडमेंट के लिए फॉर्म 13 होता है। तो फॉर्म 13 यहाँ पे दो पर्पस के लिए यूज़ होगा, इसलिए दो फॉर्म उनको फिलअप करना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन 40। Barbara, a US citizen, has been residing in India continuously for the past 2 years. She is a scientist at the Global Research Center of an USA automobile company in Bangalore. Barbara has invented a novel airbag releasing mechanism for which her employer wishes to apply for patent in USA. Her employer does not wish to file any patent application in India as their product are not sold here. तो इसके रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है बारबरा एंड हर employer can proceed with the US application without making any request for permission under section 39 as she is a US citizen working with a US company। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक्शन 9 जैसे ही पढ़ेंगे आप, एक ही वर्ड है एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, तो पहला ही है रिसाइडिंग इन इंडिया। ये बारबरा जो है यही रह रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो परमिशन लेना पड़ेगा आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। बारबरा हैज़ टू मेक ए रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू अप्लाई फॉर पेटेंट आउटसाइड इंडिया अंडर सेक्शन 39 बिफोर प्रोसीडिंग विद द पेटेंट एप्लीकेशन इन यूएसए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी। पार्ट सी इज ऑफ 30 मार्क्स एंड कंसिस्ट ऑफ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। मतलब 10 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा एंड मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपका 2 भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस सेक्शन को बहुत ही केयरफुली करना चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। और इस सेक्शन में पार्ट सी में अगर आपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया तो ऑब्वियसली आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा विथ गुड मार्क्स। आइए क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 में क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट शेल बी पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 11A एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द एप्लीकेशन। तो इसमें एक्चुअली 3 ग्राउंड ही है सिर्फ। 11A में आप देखेंगे तो सब क्लॉज 3 में देखिए सेक्शन 11A सब क्लॉज 3, इसमें 3 है। इसमें जो नहीं है वो है सी, हैज़ बीन विड्रॉन आफ्टर द इशुएंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये तो पहले ही पब्लिश हो जाएगा ना, उसके बाद तो एग्जामिनेशन आता है, पब्लिकेशन होगा उसके बाद एग्जामिनेशन एट 48 मंथ्स और पब्लिकेशन होता है 18 मंथ्स। तो ये ऑब्वियसली सेक्शन सी नहीं है, बाकी ए बी और डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट हैज़ बीन फाइल अलॉन्ग विथ फाइलिंग फ़ी ऑफ ₹1930 रुपीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू अबाउट द सेड एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको जो शेड्यूल 1 है उसको बहुत ही केयरफुली देखना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का फ़ी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि ऑफलाइन फ़ी है, कोई भी स्टार्टअप का या इंडिविजुअल का फ़ी जो है ऑफलाइन वो है 1750। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट 30 अलाउड है और नंबर ऑफ़ क्लेम 10 अलाउड है। उससे अगर ज़्यादा होता है तो आपको पैसे देने होते हैं। अगर आपके पास एक भी सीट ज़्यादा है तो आपको कितने देने पड़ेंगे पैसे, 180 रुपीज़। तो टोटल कितना है 1750 हो गया हम लोग का ऑफलाइन फ़ी, फाइलिंग फ़ी प्लस ऑफ ईच सीट, मतलब एक सीट ज़्यादा है तो कितना होगा 180, टोटल हो जाएगा 1930। तो इसका जो ऑप्शन है एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड बाय ए स्टार्टअप, ये स्टार्टअप इंडिविजुअल के लिए ही है जो 1750 और 1600 फॉर ऑनलाइन फ़ी है। तो यहाँ पे हमें ऑफलाइन फ़ी लेना पड़ेगा 1750 और एक्स्ट्रा 1 सीट है। तो ये जो ऑप्शन है ए ये तो होगा ही और बी भी होगा। क्यों, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हैज़ 31 पेजेस, मतलब एक पेज का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एंड 7 क्लेम्स, 7 की जगह पे अगर 9 भी होता 10 भी होता फिर भी ये जो अमाउंट है उतना ही रहता, क्योंकि 10 क्लेम्स तक अलाउड होता है जो मिनिमम फ़ी है उसमें। 10 क्लेम से ज़्यादा होगा तब आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आंसर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, फ्लोरिना इज़ ए हाउस वाइफ। शी हैज़ मेड मॉडिफिकेशन ऑन द मोपिंग डिवाइस विच हैज़ मेड हर टास्क मच ईजी नाउ।
If she were to approach you for applying for a patent, which of the following would be your advice to her as her patent agent? तो आपका एडवाइस क्या होगा, ये सिंपली पूछ रहा है यहाँ पे। मॉडिफिकेशन के लिए पेटेंट मिलता है कि नहीं? सिंपल बात, मॉडिफिकेशन के लिए पेटेंट मिलता है। फार्मास्यूटिकल में तो माइनर मॉडिफिकेशन भी मिलेगा, सब्जेक्ट टू एफिकेसी क्लॉज, और मॉडिफिकेशन सब्सटेंशियल होना चाहिए, तब जनरली मॉडिफिकेशन के लिए मिलता है। तो यहाँ है फ्लोरिना इन्वेंशन, ए में है, इज़ नॉट पेटेंटेबल एज इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिवाइस। मॉडिफिकेशन के लिए पेटेंट मिलता है, आपको पता है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। फ्लोरिना कैन फाइल ए रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन इफ़ सी इज़ द एप्लीकेंट फॉर द इन्वेंशन। एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन किसको मिलता है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूल 24C। रूल 24C में क्लॉज 1D में आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई भी एप्लीकेंट फीमेल है या बहुत सारे एप्लीकेंट है, वहाँ पे एक कोई फीमेल है, तो उनका जो एप्लीकेशन है वो एंटाइटल है फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन जल्दी होगा। तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो फीमेल हैं तो उनको मिलेगा ये लिबर्टी। जो सी है उसमें लिखा है फ्लोरिना बीइंग एन वुमेन एप्लीकेंट इज एंटाइटल टू वेवर ऑफ द एप्लीकेशन फी। वेवर नहीं होता है, वेवर तो है ही नहीं। ऑनलाइन के लिए 10% रिबेट है, और अगर फीमेल एप्लीकेंट है तो उनको दे आर एंटाइटल फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन, ये है। वेवर चीज़ है नहीं, तो ये गलत है। डी में क्या है? फ्लोरिना कैन असाइन हर राइट टू अप्लाई फॉर पेटेंट टू होम अप्लायंसेस MNC। जी हाँ, वो बिल्कुल कर सकती है, अपना असाइन कर सकती है राइट किसी को। तो यहाँ पे आंसर जो है वो B and D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, एन एप्लीकेंट में फाइल ए रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ग्राउंड्स क्या है फॉर एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन? ये दिया गया है कहाँ पे? रूल 24C में आपको देखना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ए में दिया गया है दैट इंडिया हैज़ बिकम इंडिकेटेड एज द कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। इंडिया एक्ट करती है एज एन ISA, और IPEA इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ये दोनों इंडिया में है। न्यू दिल्ली जो ऑफिस है वहाँ पे होता है ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दैट द एप्लीकेंट इज़ ए स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए, स्मॉल एंटिटी के लिए क्या होता है? एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन का ऑप्शन है, इन लोग एक्सपीडिटेड एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं। दैट द एप्लीकेंट इज ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, काव्या इज ए टीचर रिसाइडिंग इन त्रिशूर, केरला। केरला में एक टीचर हैं काव्या। सी विशेस टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इन फिजिकल मोड। फिजिकल मोड मतलब ऑफलाइन मोड में ये ऑफलाइन फाइल करना चाहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीन्स फॉर हर टू पे द फी पेएबल एज पर रूल 7। एज पर रूल 7 क्या करेक्ट मीन्स है? ए ऑप्शन क्या है? इन केस एट द अप्रोप्रिएट ऑफिस। जी हाँ, अगर ऑफलाइन आप फाइल करते हैं तो आप कैश या DD दे सकते हैं, तो केस ये चीज़ सही है। बी में है इन द फॉर्म ऑफ DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट पेएबल एट मुंबई। ये मुंबई ऑफिस में नहीं होगा, क्योंकि वो रिसाइड कहाँ कर रही है? केरला में। केरला का जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आता है? चेन्नई में। तो ये ऑप्शन गलत है, मुंबई में नहीं होगा। इन द फॉर्म ऑफ DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस पेएबल ऑफिस, पेटेंट ऑफिस पेएबल एट चेन्नई। चेन्नई तो ठीक है, पेटेंट ऑफिस भी ठीक है, पर हेड ऑफ ऑफिस नहीं है ये। चेन्नई जो ऑफिस है यहाँ पे होना चाहिए था कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट बा कंट्रोलर ऑफ पेटेंट पेएबल एट चेन्नई होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी में है इन द फॉर्म ऑफ DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स पेएबल एट चेन्नई, तो ये करेक्ट है। तो आंसर A और D करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, द क्लेम और क्लेम्स ऑफ अ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शेल रिलेट टू। ये क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम सेक्शन 10 कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। वहाँ 10 क्लॉज 5 में आप जाइए, देखिए वहाँ पे इसका आंसर है। क्योंकि क्लेम्स क्या होना चाहिए? रिलेट टू ए सिंगल इन्वेंशन, एक इन्वेंशन के लिए होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ इन्वेंशन लिंक्स सो एज टू फॉर्म अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा लिंक होना चाहिए कि एक सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बनाए। सेल बी क्लियर एंड सक्सेंट,
shall be fairly based on the matter disclosed in the specification। तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 10 सब क्लॉज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, इन रिलीफ इन सूट्स फॉर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 108 ऑफ द एक्ट। ये सूट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट के बारे में है। ए में क्या है, कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन, कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। कोर्ट में ग्रांट इधर डैमेजेस और अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कोर्ट अवार्ड कर सकती है डैमेजेस। कोर्ट में ऑर्डर टू अरेस्ट द इन्फ्रिंजर, क्योंकि ये सिविल कोर्ट में केस चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दे सकती। ये अरेस्ट का ऑर्डर सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट ही देता है, ना कि सिविल कोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं कोर्ट प्रोसीजर के बारे में, तो जितने भी आईपीआर के मैटर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, सारे सिविल कोर्ट में ही होते हैं। ठीक है, तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है नहीं कि किसी को अरेस्ट का ऑर्डर दिया जाए, ये क्रिमिनल कोर्ट ही देती है। और जो ऑप्शन डी है वो है कोर्ट में ऑर्डर टू फॉरफिट और डिस्ट्रॉय द इन्फ्रिंजिंग गुड्स, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कहीं पे अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और उसको सीज किया जाता है तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर देगी कि चलो जो भी सामान है मिला हुआ है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फॉरफिट करते हैं। तो इसको ये सारे चीज़ें लिखे हुए हैं इन सेक्शन 108 रिलीफ इन सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, हु आर द पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई फॉर पेटेंट। ये डायरेक्टली है फ्रॉम सेक्शन 6, पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई फॉर पेटेंट। यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फास्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। अगर किसी ने इन्वेंशन बनाया तो जी हाँ, वो एप्लीकेंट हो सकते हैं यहाँ पे पेटेंट के लिए। एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग बी द ट्रू एंड फास्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट्स टू मेक सच एन एप्लीकेशन। जी हाँ, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी क्या है, एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन डिसीज पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वाज एंटाइटल टू मेक सच एन एप्लीकेशन। जी हाँ, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सब सारे चीज़ें दिए गए हैं इन सेक्शन 6, पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई फॉर पेटेंट। डी में क्या है, इम्पोर्टर ऑफ द इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंटर, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई भी इम्पोर्टर, जैसे मैंने यूएस या ब्रिटेन से किसी एक मशीन को यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के साथ साथ क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये इन्वेंशन मेरा है, मैं एप्लीकेंट हो सकता हूँ यहाँ पे इंडिया में? तो आंसर इज नो, इम्पोर्टर कांट बी एन एप्लीकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, द पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी ट्रीटेड एज विड्रॉन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। आइए देखते हैं कि किस सर्कमस्टेंसेस में इसको विड्रॉन माना जाएगा। इन द केस द एप्लीकेंट और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन डज नॉट मेक ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड एज स्पेसिफाइड। तो टाइम पीरियड क्या है फॉर मेकिंग ए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन? 48 मंथ्स। 48 मंथ्स जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। विद इन 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है। अगर आप रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा, उसको विड्रॉन माना जाएगा, उस एप्लीकेशन को विड्रॉन माना जाएगा। तो ए जो है वो करेक्ट है। अंडर द कंडीशन दैट द applicant may at any time after filing the application but before the grant of patent withdraw the application by making a request in the prescribed manner। withdrawn का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ रहता है एप्लीकेंट के पास। वो किसी स्टेज में बिफोर द ग्रांट ऑफ पेटेंट वो विड्रॉ कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। सी में क्या है, रेस्पॉन्स टू द फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो प्रेस्क्राइब पीरियड क्या है, इसको इस सी को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 21। सेक्शन 21 में क्या है, एक प्रिस्क्राइब टाइम है। टाइम कितना है, 6 महीना। 6 महीने के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में अगर ऑब्जेक्शन है या आपको कंप्लाई करना है तो 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। एक्सटेंडेड टाइम भी है यहाँ पे 3 मंथ्स, विथ एक्सटेंडेड टाइम कितना है, 3 मंथ्स।
तो 6+3 टोटल 9 मंथ्स का टाइम मिल जाता है आपके पास रिप्लाई करने के लिए फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का। अगर उस टाइम पीरियड में आप अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो फर्दर आपको टाइम नहीं मिलेगा स्क्राइब पीरियड। तो क्या होगा यहाँ पे पेटेंट एबेंडन हो जाएगा, यहाँ पे विड्रॉन नहीं होगा, इसको विड्रॉन नहीं माना जाएगा, इसको एबेंडन माना जाएगा। और वो चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन है सेक्शन 21 में। नेक्स्ट ऑप्शन डी में देखते हैं, प्री ग्रांट अपोजिशन हैज़ बीन फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। प्री ग्रांट अपोजिशन है, अपोजिशन अगर कोई फाइल करता है तो क्या उसको विड्रॉन माना जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्री ग्रांट अपोजिशन है तो अपोजिशन बोर्ड बैठेगा, उसके बाद ये चीज़ें डिसाइड होंगी। यहाँ पे आंसर होगा ए एंड बी, सी नहीं होगा क्योंकि इट्स डीम्ड टू बी एबेंडन। अगर विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड में आप रेस्पॉन्स फाइल नहीं करते हैं, डी को विड्रॉन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका एक अपना प्रोसीजर होता है, अपोजिशन बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद अपोजिशन बोर्ड डिसाइड करती है कि फर्दर इस एप्लीकेशन में क्या करना है। सो द आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 50। Aditya has filed 2 applications for patent with provisional specification. Which of the following condition ought to be met for the controller to allow Aditya to file one complete specification in respect of the 2 provisional specification? 2 फाइल्ड है पेटेंट एप्लीकेशन, प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन दोनों ही। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। इन्वेंशन ऑफ द 2 प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन इज कॉग्नेट और वन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ अनदर। मतलब ये दोनों प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन रिलेटेड है बा एक दूसरे का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये तो सही है। इन सिचुएशन में क्या होगा कि कंट्रोलर कहेगा कि एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दीजिए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी फाइल्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द लास्ट फाइल प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अगर 2 फाइल है तो यहाँ पे क्या करता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द लास्ट फाइल प्रोविजनल। लास्ट फाइल नहीं होता है, जो सबसे अर्लियर फाइल होगा वहाँ से डेट काउंटिंग होता है। अगर 2 एप्लीकेशन फाइल है, एक पकड़े जनवरी में है, एक मार्च में है, तो जनवरी का जो डेट है वहाँ से काउंटिंग होता है 12 मंथ्स, ना कि मार्च वाले से। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में आते हैं। सी में देखिए क्या लिखा है, इन्वेंटर्स फॉर बोथ द एप्लीकेंट शुड बी सेम। इन्वेंटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, इन्वेंटर कोई भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है दोनों में, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमें। ऑप्शन डी में है, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शैल बी फाइल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल एप्लीकेशन। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। सो फाइनली यहाँ पे आप लोगों का सारा क्वेश्चन डिस्कशन ख़त्म हो चुका है। इन केस किसी को अगर डाउट है कुछ भी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।